हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। तो इडियम्स और फ्रेजेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जो एग्जाम देंगे उसमें इंग्लिश में जनरली या तो सीधे क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहीं आ सकता है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका इडियम आ जाएगा। तो आपको उसके मतलब पता होने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, द न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वॉज अ शॉट इन द डार्क बट इट टर्नड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस। अब हमारा इडियम यहाँ पे है अ शॉट इन द डार्क, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो अंधेरे में तीर मारना। तो अंधेरे में तीर मारना मतलब एक रिस्की चीज़ करना कि आपको पता नहीं है कि वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिल सकता है। तो ऑप्शन क्या है? अ वेल प्लान्ड अटेम्प्ट, अंधेरे में तीर मारना तो वेल प्लान्ड अटेम्प्ट नहीं हो सकता है। गारंटीड सक्सेस, अगेन अंधेरे में तीर मार के आपको गारंटीड सक्सेस नहीं मिल सकती है। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बोला जाएगा क्योंकि हो सकता है, जैसे सेंटेंस में बोल रहे हैं टर्न आउट टू बी ह्यूज सक्सेस, मतलब हो सकता है आपका तीर निशाने पे लग जाए। तो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है ये। इसको बोलते हैं अ रिस्की अटेम्प्ट, मतलब आपने रिस्क लिया है उस चीज़ को करने में। तो शॉट इन द डार्क मतलब एक रिस्की अटेम्प्ट, अंधेरे में तीर मारने वाली बात। दूसरा इडियम है, द टीचर पुल्ड हिम अप फॉर टॉकिंग इन द क्लास। अब कोई बच्चा था, वो क्लास में बात कर रहा था, तो टीचर जनरली क्या है, डांटती ही है उसको, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि पुल्ड हिम अप का जो मतलब होता है वो जनरली डांटने से रिलेटेड होता है। तो एनकरेज हिम तो नहीं हो सकता है, इग्नोर करना भी नहीं होता है किसी को क्योंकि आप तो डांट रहे हो किसी को, तारीफ करना भी नहीं होता है, प्रेज करना तो तारीफ करना होता है। रिब्यूक्ड हिम, रिब्यूक्ड हिम मतलब उसको थोड़ा सा डांटा, उसको स्कोल्ड किया जब वो क्लास में बात कर रहा था। तो पुल्ड हिम अप मतलब उसको थोड़ा सा डांटा, उसको रूल बताया कि भाई ये क्लास का रूल है कि पढ़ाई के समय आपको बातें नहीं करनी है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने गलत जगह मान लो गाड़ी पार्क कर दी किसी ने, तो जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होगा वो ही विल पुल अप द सिटीजन फॉर पार्किंग इन द रॉन्ग प्लेस। तो पुल अप करना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पुल अप किया मतलब उसको बुलाया, उसको थोड़ा सा समझाया, उसको डांटा कि आपने गलत जगह गाड़ी लगा दी और उसको थोड़े रूल्स समझाए। तो पुल हिम अप। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब अपना बैंड बाजा बजाते रहना। इसका मतलब होता है वो, अब मैं आपको बाकियों के भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब आप अपने बैंड बाजा बजा रहे हैं, मतलब बहुत अपनी ही शोर मचा रहे हैं। तो कीपिंग हिज ओपिनियन टू हिमसेल्फ नहीं हो सकता, इसका तो मतलब आप अपनी बात खुद ही तक रख रहे हो। क्रिटिसाइज करना भी नहीं होता, इसका तो मतलब आप दूसरों को कुछ बुरा भला कर रहे हो। प्लेइंग म्यूजिक लाउडली, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सच में बैंड बाजे बजा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी बारे में बहुत तारीफ कर रहे हो, मतलब बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब आपने अपनी ही बहुत तारीफें कर दी हैं, इतना शोर कर रहे हो अपनी ही तारीफें कर करके। तो ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी तारीफ करना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इडियम है, न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन टुक हर बाय सरप्राइज। तो ये टुक हर बाय सरप्राइज ये इडियम है। इसका मतलब वो प्रमोशन की न्यूज़ सुन के, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो शॉक हो गई, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो प्रमोट हो जाएगी। तो टुक हर बाय सरप्राइज का हिंदी में, अब सरप्राइज का तो आप वैसे भी समझ ही सकते हैं कि एक शॉक लगना, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना आपके साथ। मेड हर एंग्री, ये नहीं है, गुस्सा होने से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मेड हर हैप्पी, कोई खुश होने से भी इसका रिलेशन नहीं है। मेड हर सैड, दुखी होने से भी कोई रिलेशन नहीं है। शॉक्ड हर, उसको ऐसा सरप्राइज हो गया, वो शॉक्ड हो गई कि उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो टुक हर बाय सरप्राइज मतलब शॉक हो जाना। नेक्स्ट इडियम है, ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो एक तरीके से ये पूरा ही होता है इडियम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हिंदी में इसका मतलब होता है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं और हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक करनी आती है, लेकिन किसी एक चीज़ में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 5 6 8 टॉपिक्स आने वाले हैं, सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो कई बच्चे होते हैं जो हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक होते हैं, तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हुए, लेकिन वो उनका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो मास्टर ऑफ नन।
तो आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन कोई भी एक चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती है। तो यू आर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो अब वेरी स्किल्ड इन वन पर्टिकुलर एरिया नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं। अनस्किल्ड इन एरिया ऐसा भी नहीं है, आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स भी नहीं है, आप मास्टर नहीं हैं हर चीज़ के, आपको हर चीज़ थोड़ी बहुत ही आती है। तो स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट एरियाज, हर चीज़ थोड़ी बहुत आनी, इसका मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ए सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड। अब अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अब मान लीजिए, थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है कि बहुत सारे पत्थर अगर पड़े हैं, अब अनटर्न्ड मतलब आप हर पत्थर को उठा उठा के देख रहे हैं कि उसके नीचे कुछ छुपा है कि नहीं। तो बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी कुछ ढूंढने के लिए। मान लीजिए बहुत सारे कहीं पत्थर पड़े हैं बीच पे, और मैंने बोला कि किसी एक पत्थर के नीचे मैंने एक गोल्ड कॉइन छुपा दिया या कोई सिल्वर कॉइन छुपा दिया है। अब आप जाके हर पत्थर को पलट पलट के उठा उठा के देख रहे हैं कि किसके नीचे है। तो आपने बहुत मेहनत करी, आपने हर पत्थर देखा उठा उठा के, राइट। तो इसका एक कुछ ऐसा ही मतलब होता है कि आपने हर रास्ता हर तरीका अपना लिया कि जहाँ से आपको रिजल्ट मिल पाए। ठीक है। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हिज सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड। तो डिटेक्टिव ने हर तरीका अपना लिया जो बच्चा नहीं मिल रहा था उसको ढूंढने के लिए। गेव अप इजीली तो नहीं हो सकता, गेव अप इजी तो मतलब बहुत जल्दी हार मान लेना। मेड अ लॉट ऑफ नॉइज भी नहीं है, इसका तो मतलब बहुत शोर मचाना। वॉज वेरी केयरलेस भी नहीं है, इसका मतलब तो ध्यान से काम नहीं करना। ट्राइड एवरी पॉसिबल वे मतलब हर पॉसिबल तरीका आपने अपनाया किसी चीज़ को करने के लिए। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब हर तरीका अपना लेना। अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है वैसे, लेकिन जनरली अच्छे तरीकों के लिए ही लिखा जाता है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट लास्ट वीक। अब किक्ड द बकेट का बड़ा सीधा सही है। किक द बकेट मतलब जब कोई ख़त्म हो जाता है तो इंग्लिश में उसके लिए फिर टर्म यूज़ होता है, इडियम फ्रेज किक्ड द बकेट। अब फेल डाउन नहीं होता, फेल डाउन तो मतलब गिर जाना। मूव्ड अवे मतलब घर बदल लेना या कहीं और चले जाना, ऐसा नहीं है। बिकेम इल बीमार पड़ना भी नहीं होता, इसका मतलब होता है डाइड मतलब ख़त्म हो गया। तो किक्ड द बकेट जनरली मतलब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इडियम है द पॉलिटिशियन स्पीच वॉज फुल ऑफ हॉट एयर। अब हॉट एयर जनरली का कोई बहुत रेलेवेंट एग्जांपल तो मेरे पास नहीं है कि गर्म हवा जो होती है तो वो हॉट एयर होती है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि एम्प्टी प्रोमिसेस। अगर मैं वैसे डायरेक्टली बोलूँ तो कि कुछ है तो, लेकिन उसका कोई ठोस चीज़ नहीं है। मतलब जैसे क्या है, आप किसी गुब्बारे में गर्म हवा भर देंगे तो वो फूल जाएगा और ऊपर उठने तो लेगा, लेकिन ऐसा है कि उसके अंदर खाली हवा ही है अभी भी। मतलब कोई बहुत काम की चीज़, कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं भर गई है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब एम्प्टी प्रोमिस मतलब खाली वादे करने, बिल्कुल खोखले वादे करने, तो वो होते हैं एम्प्टी प्रोमिसेस। जैसे मान लीजिए कहीं किसी नेता ने ही, जैसे इसके एग्जाम्पल में भी है कि किसी नेता ने बहुत आके आश्वासन दिया कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप मेरे को चुन लोगे तो मैं ये कर दूंगा, तो बोला जाता है उनकी स्पीच वॉज फुल ऑफ हॉट एयर। इसका मतलब वो बड़े खोखले वादे होते हैं, क्योंकि एक बार आप उनको इलेक्ट कर देते हैं फिर कुछ होता नहीं है। तो एम्प्टी प्रोमिसेस इंटरेस्टिंग फैक्ट भी नहीं है, ऑनेस्ट ओपिनियन भी नहीं है। इडियम नंबर 9 है शी बिट द बुलेट एंड फाइनली टोल्ड हिम द ट्रूथ। बिट द बुलेट, इसका मतलब होता है कि कोई मुश्किल डिसीजन ले लेना। ठीक है। अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो मान लीजिए एग्ज़ाम आने में आपके 2-3 महीने ही रह गए हैं, और अभी तक तो आपने बड़े आराम से पढ़ाई करी, आपको लगा ठीक है चलो हो जाएगा हो जाएगा। आप कोई टफ डिसीजन नहीं ले रहे थे कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, रोज़ 10-11 घंटे देने ही हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब एग्ज़ाम आने में 2 हफ्ते या 2 महीने ही रह गए हैं। अब वो प्रेशर बढ़ गया आपके ऊपर, तो अब आपको टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यू विल बाइट द बुलेट एंड स्टडी हार्ड एवरी डे, मतलब आप रोज़ मेहनत करेंगे, आप वो एक टफ डिसीजन ले लेंगे
कि नहीं अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं तो मेरा पेपर ही क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाइट द बुलेट का मतलब कोई बहुत मुश्किल डिसीजन लेना। तो रिफ्यूज टू स्पीक नहीं हो सकता है, मेड अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। झूठ बोलना भी नहीं होता है, गुस्सा होना भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए लास्ट इडियम है, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग सेकेंड फिडल टू हिज ब्रदर। अब प्लेइंग सेकेंड फिडल, ये है आपका इडियम। ये कंपैरिजन में ही यूज़ होता है जब दो चीज़ें होती हैं ना, तो जब एक चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरी चीज़ उससे कम होती है, तो दूसरी चीज़ के लिए हम बोलते हैं प्लेइंग सेकेंड फिडल। मतलब ये सेकेंड इम्पोर्टेंस में है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस में है। तो compete करना नहीं, सपोर्ट करना नहीं, जेलस होना भी नहीं, बीइंग लेस इम्पॉर्टेंट, इसका जो होता है इम्पॉर्टेंस से रिलेशन होता है। ठीक है, सेकेंड फिडल मतलब जनरली इम्पॉर्टेंस में सेकेंड होना, तो बीइंग लेस इम्पॉर्टेंट देन हिज ब्रदर। चलिए 10 इडियम्स कर लिए, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं होपफुली उससे आपको वो इडियम्स थोड़े से याद रहेंगे। बट इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको रिवाइज़ करते रहें, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको याद हो जाने वाला है। तो मेक श्योर आप ये इडियम्स कहीं पे नोट कर लें और इनको रिवाइज़ करते हैं बार बार।